कक्षा 6 का अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। लोक यानी जनता, संस्कृति का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, ढंग। जीवन जीने का जो ढंग, सलीका, जो तरीका होता है उसी को संस्कृति बोलते हैं। एवं वहाँ की कला। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया। यानी दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड है, वो देश में सबसे अच्छी परेड होती है और वहाँ कोई बच्चा जाता है, कोई व्यक्ति भी जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है अंदर से। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जो फीलिंग है वो वहाँ आती है। तो प्रार्थना सभा में ये कहा कि आप वहाँ जाके आई हो तो बताओ आपने वहाँ क्या फील किया। काव्या ने बताया कि उसे वहाँ अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का मौका मिला, अवसर मिला, और उसने उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपने राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। इन संस्कृति में यही चीज़ें आती हैं, इन्हें भाषा, खान पान, वेशभूषा, लोकगीत, खान पान, ये सब संस्कृति में आते हैं। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में जो विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम भी जानेंगे कि संस्कृति और कला क्या होती है। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इन राजस्थान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या है वो आदिवासियों की है। आदिवासी जो बहुत ही पिछड़े होते हैं, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर, ये राजस्थान के प्रमुख आदिवासी जो जाति है वो है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है, यानी ये सब एक जैसे नहीं है। राजस्थान के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग तरह के वेशभूषा है, रहन सहन भी अलग अलग है और इनका खान पान भी का तरीका अलग अलग है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, यानी यहाँ के लोगों की जो भाषा है वो राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, अंचल मतलब क्षेत्र, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाग है वो ये हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, उनके जयपुर से लेकर के धौलपुर और झालावाड़ तक के जो इलाका उसमें पूर्वी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा अरावली के पश्चिम में जैसलमेर तक। पूर्वी राजस्थानी की जो भाषा है उसमें चार उपबोलियाँ हम कह सकते हैं, चार प्रतिनिधि जो चार बोलियाँ हैं वो है पूर्वी भाषा में। ढूढ़ानी है वो जयपुर के आसपास बोली जाती है। हाड़ौती जो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला इलाका है उसमें बोली जाती है। मेवाती अलवर वाला इलाका है वहाँ मेवाती बोली जाती है। अहिरवाटी, अहिर कहते हैं यादवों को, तो अहिरवाटी या यादव जो इलाका हरियाणा के टच में जो कोटपुतली वाला है, इस इलाके में अहिरवाटी भाषा है वो भी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि भी चार बोलियाँ हैं। मारवाड़ी ये जोधपुर के आसपास है, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यह मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी ये मेवाड़ संभाग में बोली जाती है। मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उन इलाकों में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। वागड़ी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है, और शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, इन इलाकों में ये भाषा बोली जाती है। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है, यानी यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है वो एक जैसा नहीं है, विविधतापूर्ण है। बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं केर सांगरी खाते हैं। ये अलग अलग भोजन है। ये यहाँ चित्र भी दिए हुए हैं। दाल बाटी ये मेवाड़ की बहुत प्रसिद्ध है
और घेवर तो राजस्थान में ज़्यादातर हर घरों में त्योहारों पर लेके आते हैं, बनाते भी हैं और हर शहर में घेवर की दुकानें मिल जाती हैं। मक्का की रोटी और सरसों का साग, ये मेवाड़ में और गंगानगर हनुमानगढ़ में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है। इसमें मेवाड़ में सुबह सुबह मक्का की रोटी और सरसों का साग है वो काम में खाने में लेते हैं। बाजरे का खींच, ये राजस्थान के मारवाड़ शेखावाटी यहाँ बाजरे का खींच है वो हर घर में सप्ताह में 1 बार 2 बार बनी जाता है। केर सांगरी, ये राजस्थान की वो सब्जी है जो 5 सितारा 7 सितारा होटलों में और विदेशों में भारत के अलग अलग कोनों में राजस्थान का मान बढ़ाती है। केर सांगरी की सब्जी शादी में एक लजीज, स्वादिष्ट और एक उच्च कोटि की सब्जी है, उसके श्रेणी में इसको माना जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है केर सांगरी की सब्जी। चूरमा, ये भी राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान के खान पान में विविधता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। वेशभूषा की बात करें तो यहाँ राजस्थानी वेशभूषा में अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। यहाँ इनके अलग अलग रंग हैं। यहाँ की वेशभूषा काफ़ी पारंपरिक, जो यहाँ की राजस्थानी जो परिधान है, जो कपड़े हैं, वो काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते थे। महिलाएं हैं वो घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी है वो पहनती हैं। पुरुषों का जो प्राचीन समय से जो परिधान है, पारंपरिक जो परिधान है, वो धोती कुर्ता है और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी है वो बहुत ही आकर्षक होती है। इन सिर पे जो बांधने वाली जो पगड़ी है वो राजस्थान की बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर और यहाँ के मान सम्मान के लिए ये प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम का मतलब है विश्व के पश्चिम के जो देश हैं, विशेष तौर से यूरोप और अमेरिका, इन देशों के अंदर जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रभाव है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती रहती है। अब मनोरंजन के पारंपरिक साधन, इन जो मनोरंजन है वो जीवन का एक अनिवार्य अंग होता है। आनंद उल्लास, इनके अंदर राजस्थान के अंदर बहुत सारे खेल हैं वो भी आते हैं, तो इनका चर्चा करेंगे अलग अलग। राजस्थान के विभिन्न अंचलों एवं क्षेत्रों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। इन अलग अलग इलाकों में स्थानीय वहाँ के निवासी हैं, वो वहाँ सहजता से जो भी साधन मिलता है उन साधनों से मनोरंजन करते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं। सितोलिया मेवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसको अभी राजस्थान के ग्रामीण जो जो ओलंपिक खेल हुए थे उनके बाद में राजस्थान सरकार ने स्कूली खेलों के अंदर इसको शामिल किया। सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचोनी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, ये राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में, इनके अलावा भी बहुत सारे खेल हैं वो राजस्थान के अंदर खेले जाते हैं। चोपड़े चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरबर नरझारी आदि ज़मीन पर बनाकर खेलते हैं। ये यहाँ से अभी प्रश्न पूछा गया था राजस्थान के एग्जामों में। चरभर नरछारी ये कौन से खेल हैं, ये क्या है, चरभर नरछारी क्या है, ये गेम पूछा गया था। तो यह यहाँ कक्षा 6 के बुक से उठाया गया था और आरपीसी ने पेपर में छाप दिया। तो आरपीसी की तैयारी करने वाले ये सभी गेम हैं वो ज़रा ध्यान में रखें। राजस्थान के खेल हैं ये गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल और चौपड़ चौसर, चरभर नरछारी, ये राजस्थान के स्थानीय जो खेल हैं वो हैं। अन्य जन समुदाय हैं यहाँ के, उनके मनोरंजन के लिए यहाँ सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि के खेल थे। लोकनाट्य शैली है, नाटक के द्वारा यहाँ ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई, ये अलग अलग खेल हैं और इन खेलों के ऊपर आगे के कक्षाओं में और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये यानी नाटक हैं अलग अलग इलाकों के जो खेल, जिसमें किसी में नृत्य, संगीत
और अलग अलग इलाकों में ये स्वांग है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। यानी आजकल के जो गेम हैं वो भी यहाँ लोग खेलते हैं। क्रिकेट खेलना हो या एथलेटिक्स की गेम हो। सांस्कृतिक विविधता, यानी संस्कृति में भी विविधता है यहाँ पे। राजस्थान में सभी पर्व एवं त्यौहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि ये राजस्थान के अंदर त्यौहार हैं। और राजस्थान में त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से खुशी से मनाए जाते हैं। उल्लास, हर्ष के त्यौहार हैं। इनमें हर धर्म के त्यौहार हैं वो यहाँ मनाए जाते हैं, धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व या मेले और गौरी, गेर, रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। यानी हमारे त्यौहार, हमारे नृत्य, हमारे लोकगीत, यानी जो आम जनता में जो गायन, गीत, विवाह, शादी, मृत्यु और जो भी अलग अलग जो गृह प्रवेश हो, कोई त्यौहार हो, इन पर जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, वो लोकगीत यहाँ के प्रचलित हैं और प्रसिद्ध भी हैं। यहाँ के नृत्य अलग अलग इलाकों में अलग अलग डांस हैं वो किए जाते हैं। और वहाँ के इस तरह के जो नृत्य प्रोग्राम होते हैं उनके नाम अलग अलग हैं, महिलाओं के अलग हैं, पुरुषों के नृत्यों के अलग हैं। उन सब में और कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। गणगौर, एक एक करके हम इन त्योहारों की चर्चा करेंगे। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा ये त्यौहार गणगौर है। गणगौर है वो चैत्र शुक्ला तृतीया, यानी हमारी स्थानीय भाषा में चैत उतरते की तृतीया से आरंभ, चैत्र शुक्ला तृतीया से आरंभ होता है। ये गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। गण शिव जी को कहा गया है और गौर पार्वती जी का सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। और जो कंवारी जो लड़कियां होती हैं वो विशेष तौर से गौर को सुबह उठ करके पूजती हैं, उनके बनोरे निकालती हैं और धूमधाम से ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। तीज, श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। हमारा शुष्क जो राजस्थान है उसमें जब काली घटाएं छा जाती हैं तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता है। तीज त्यौहार श्रावण के महीने में, श्रावण शुक्ल पक्ष है यानी श्रावण उतरते की तीज, शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं, युवतियां कह सकते हैं, जो नई शादियां होती हैं, वो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष के तीज को कजली तीज है ये और सातुली तीज के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के एग्जामों में काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। कृष्ण पक्ष के तीज को कजली तीज और सातुली तीज के नाम से मनाया जाता है। तो कजली तीज है वो भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष के तीज को आती है कजली तीज, जिसको सातुली तीज भी कहते हैं। ये भादुआ की तीज है, इसको कृष्ण जो कजली तीज है वो सातुली तीज है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। और जो तीज प्रसिद्ध है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया प्रसिद्ध है। इस अवसर पर महिलाएं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। यानी प्रकृति जो अपना रंग बदलती है, जब चारों तरफ घटाएं छा जाती हैं, बरसात होती है, हरियाली होती है, तो कौन झूला झूलना नहीं चाहता है। तो प्रकृति के और मनुष्य के जो दोनों को निकट लाने का जो एक अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो तीज का त्यौहार माना है, इसमें हम देख सकते हैं। शीतलाष्टमी, होली के 8वें दिन, होली के 8 दिन बाद, कहीं कुछ वर्षों में 6-7 दिन के बाद भी चैत्र शुक्ल कृष्ण 8वीं होती है, अष्टमी होती है, उसको शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यानी होली के बाद में मौसम बदलता है, तो चैत्र लागते की 8वीं यानी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, यानी ये महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जिनमें अंधेरी रात होती हैं वो 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, और जिनमें रात में जो चांद का जो प्रकाश नजर आता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये कृष्ण पक्ष के जो 8वें दिन जाने पर अष्टमी जो तिथि आती है
उस तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। और शीतल का मतलब है ठंडता प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना। और यहाँ शीतला माता की पूजा की जाती है कि अब जो मौसम बदला है, जिसको हम यहाँ के साधारण भाषा में कह सकते हैं कि अब गर्मी का मौसम है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ से ऋतु का बदलाव जो नज़र आता है, उससे यहाँ के लोगों की दिनचर्या में बदलाव करना पड़ता है और यहाँ से ठंडा भोजन है वो खाने की परंपरा शुरू की जाती है। तो इस दिन बांसुड़ा भोजन, जिसको एक दिन पहले बनाया गया होता है जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी, जयपुर में चाकसू के पास सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में से शीतला माता के मंदिर में बहुत बड़े मेले लगते हैं। तो उदयपुर में वल्लभनगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में और जयपुर में चाकसू के सील डूंगरी पर लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ शीतला माता है, उसके धोख के लिए पहले दिन भोजन बनाया जाता है और इसी दिन से फिर ठंडा खाने की शुरुआत है वो ग्रामीण अंचलों में, शहरों में की जाती है। अक्षय तृतीया, इसको अक्खा तीज भी बोलते हैं। किसानों का सबसे अच्छा बड़ा त्यौहार अगर हम कहें तो अक्षय तृतीया माना जाता है। इस दिन को अक्खा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए कोई भी शादी कर सकता है। यानी इसी दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह हैं वो होते हैं। सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अच्छे कोई भी काम करना हो, शुभ मुहूर्त है, बिना पूछे बिना आप कोई भी कार्य इस दिन मांगलिक कार्य है वो कर सकते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है, जिसको खिचड़ी बोलते हैं। किसान खेत में हल चलाने के लिए हड़ौतिया बोलते हैं, वो जाकर के खेत में हल चलाने का एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रतीक हम कह सकते हैं शुरुआत वो उसी दिन करते हैं जाकर के खेत में किसान। ये राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अक्खा तीज के दिन खेत में हड़ौतिया बोलते हैं। यहाँ की लोकल भाषा है राजस्थान की, उनमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, इनमें वो करते हैं। तो ये अक्षय तृतीया का त्यौहार है। इस दिन किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इस दिन को मनाते हैं। राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारे त्यौहार हैं स्थानीय हैं, जिनके कक्षा में जहाँ जहाँ रहते हैं उन इलाकों के अंदर वहाँ के त्योहारों की भी चर्चा करते हैं। और राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान में बहुत सारे और भी त्यौहार हैं, हमने जो महत्वपूर्ण जो त्यौहार थे उन्हीं की चर्चा की है। महत्वपूर्ण था जैसे गणगौर की चर्चा की, गणगौर के बाद में तीज की चर्चा की, उसके बाद शीतलाष्टमी, फिर अक्षय तृतीया। तो ये त्यौहार हैं जो यहाँ के परिचय कक्षा 6 के लेवल के अनुसार त्योहारों के बारे में जानकारी दी। अब राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला, अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। पुष्कर के अंदर अजमेर जिले में पुष्कर में एक कार्तिक मास होता है, उसकी पूर्णिमा को यहाँ भव्य मेला लगता है। इस अवसर पर विशाल बाजार भी लगता है और देश विदेश से लोग यहाँ इस मेले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। विदेशी लोग आते हैं वो भाग लेते हैं। यहाँ मटका दौड़ है, घोड़ा दौड़ है और भी बहुत सारे, ऊँट दौड़ है, बहुत सारी दौड़ हैं वो यहाँ की जाती है। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का भी मंदिर है और झील, वहाँ की पुष्कर झील वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान भी होता है और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये यहाँ पशु मेला भी लगता है पुष्कर के अंदर। तो कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला है वो पुष्कर के अंदर लगता है। ये अजमेर जिले में है। केला देवी का मेला, सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है। कृष्ण अष्टमी है वहाँ शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और चैत्र शुक्ला अष्टमी को केला देवी का मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। और चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग भक्त आते हैं। 1 महीना तक ये मेला लगता है यहाँ पे केला देवी। और इसकी आराधना में लाघोरिया गीत गाए जाते हैं। बड़ी कक्षाओं की तैयारी, जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले हैं वो और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी हासिल करें, जो आगे कक्षाओं के अंदर हम पढ़ेंगे। महावीर जी का मेला, ये सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला एकादशी 11 से बैसाख कृष्णादित्य तक मेला लगता है। ये चैत्र शुक्ला एकादशी यानी चैत्र उतरते की 11 से बैसाख की दूज तक ये मेला लगता है। कृष्ण पक्ष के जो दूज है वहाँ तक ये मेला लगता है। यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। ये जैन मंदिर है महावीर जी का, सवाई माधोपुर जिले में।
कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन शाह साल सिंह के शासनकाल में 1729 या 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। यानी बहुत अच्छा यहाँ जो त्यौहार है वो दशहरा का जो मेला है वो यहाँ लगता है। महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये दुर्जन साल सिंह और उनके बाद में उमेद सिंह द्वितीय, ये दो कोटा के महाराव हुए हैं जिनके काल में इनमें विशेष तौर से वैभव और विशालता को लेकर ये प्रसिद्धता प्राप्त की थी। हरियाली अमावस्या मेला, ये उदयपुर संभाग में बहुत सभी का प्रिय हम कह सकते हैं एक प्रकार से मेला है। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने 1899 में उदयपुर में इस मेले की शुरुआत की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को सब अवकाश रखते हैं और घूमने के लिए जाते हैं इस दिन मेवाड़ के अंदर। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। लोग पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, आनंद मनाते हैं इस दिन हरियाली अमावस्या को मेवाड़ के अंदर। यानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जो भीलवाड़ा, इस इलाके में अजमेर का ब्यावर, यहाँ पे लोग पहाड़ों के अंदर घूमने जाते हैं। हरियाली अमावस्या का मेला है वो ये श्रावण मास में ये मेला लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। जो त्राइन हम कह सकते हैं त्राइन के जो युद्ध हुए थे 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गोरी के साथ एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे भारत में। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह है, पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर में रज्जब माह की 1 से 6वीं तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इस्लामी कैलेंडर का रज्जब माह है, उसमें इसका मेला लगता है। तो रज्जब माह ये ध्यान रखें ना, उसकी तारीख भी ध्यान रखनी है। 1 से 6, यानी 1 से लेकर 6 जो तारीख है इनमें, उसमें ये मेला लगता है। तो रज्जब माह की 1 से 6वीं तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स यानी मेला है वो लगता है। ये मेला सभी धर्मों के समभाव की भावना का अनूठी मिसाल के रूप में हम मानते हैं। बेनेश्वर का मेला, ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेनेश्वर माघ पूर्णिमा का अवसर पर, यानी माघ का जो महीना होता है, माह बोलते हैं यहाँ पे, वो माह पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम, सोमी नदियाँ हैं। ये तीनों जहाँ नदियाँ मिलती हैं उस स्थान पर जहाँ संगम होता है तीनों नदियों का, उस स्थान पर यह मेला लगता है, बेनेश्वर का मेला। इसमें लोग अपने दिवंगत जो आत्माएं होती हैं उनकी अस्थियां हैं वो भी यहाँ प्रभावित करते हैं। और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है ये। माघ पूर्णिमा का अवसर पर डूंगरपुर जिले में ये 3 नदियाँ हैं, माही, सोम, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर ये मेला लगता है। तो बेनेश्वर का मेला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पाठ में से। करणी माता का मेला, बीकानेर जिले में देश नोक में करणी माता का मंदिर है, यहाँ ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है, यानी बीकानेर के जो राठौड़ वंश हैं उनको कहा जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से ही उनका यहाँ बीकानेर में राज स्थापित हुआ था। तो इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। तो करणी माता का मेला बीकानेर के देश नोक में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला, ये सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ फागण उतरते की जो 10वीं है उसे लेकर के और 12 तक ये मेला आयोजित होता है। ये यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें यहाँ फागण लागते की फागण उतरते की 10वीं से 12 तक का मेला आयोजित होता है। इसको हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ये शुक्ल पक्ष के 10वीं से द्वादशी तक ये मेला आयोजित होता है। और एक सीकर जिले का प्रसिद्ध मेला है। बाबा रामदेव जी का मेला, जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रुनेचा नामक स्थान है, जिसको आजकल रामदेवरा बोलते हैं। तो रुनेचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह में, यानी भादवा उतरते की दूज से 11 तक ये मेला आयोजित होता है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। यानी जो दूसरी तारीख है उससे लेकर 11 जो तारीख है जो एक भादवे की, उसमें ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिन्हें सभी वर्गों धर्मों के लोगों की इनमें आस्था है।
तो बाबा रामदेव जी का मेला है वो जैसलमेर की रुनेचा नामक जो स्थान है जिसको रामदेवरा बोलते हैं, ये पोखरण के पास में है, वहाँ ये मेला लगता है। किस तिथि को मेला लगता है तो ये भी ध्यान में रखना है। भाद्रपद माह का जो शुक्ल पक्ष है, यानी उत्तरते भादवे की दूध से लेकर के और 11 तक ये मेला आयोजित होता है। गलियाकोट का उर्स, ये डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट एक कस्बा है, ये छोटा सा शहर है डूंगरपुर जिले में। वहाँ फकरुद्दीन मौला की मज़ार है, फकरुद्दीन मौला की मज़ार है जिसे मज़ार फखरी के नाम से जाना जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के मेले में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में लगता है, गलियाकोट का जो मेला है वो डूंगरपुर में लगता है, ये ध्यान में रखें। और सागवाड़ा तहसील है वहाँ, गलियाकोट कस्बा है, उसमें ये मेला लगता है। फकरुद्दीन मौला की मज़ार है वहाँ पे, जिसे मज़ार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन से समाज की आस्था बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था है, उसका वो केंद्र है। अन्य मेले भी हैं राजस्थान में, वैसे तो मेले हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, उन्हें प्रसिद्ध मेले हैं उनका विवरण यहाँ दिया हुआ है। इन सभी मेलों के अलावा भी राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीन माता का मंदिर, अलवर का भरतहरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला। जैसे बाड़मेर का गोगा जी का मेला दिया, गोगा जी का मेला ज़्यादातर चूरू जिले का और हनुमानगढ़ है वहाँ के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाड़मेर के अंदर इतना ज़्यादा गोगा जी का प्रसिद्ध हम कह सकते हैं नहीं है, ज़्यादा प्रसिद्ध है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वाला है, और ददरे व चूरू में है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। अब प्रमुख लोक देवता एवं संत, लोक देवता वो होते हैं जो समाज में कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो समाज की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, तो लोग उनको देवता के रूप में, देवता का मतलब होता है भलाई करने वाला, तो समाज सुधार के कार्य, मानव सेवा का कार्य, या वन की रक्षा करना, या पशुधन की रक्षा करना, या गुरु की भक्ति करना, या अपने वचन दिया तो उसका पालन करना, ये जो मूल्य होते हैं उनके लिए अपना जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में हुए हैं, और जिनको लोक देवता या संत के रूप में लोग यहाँ पूजते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता है वो सांप्रदायिक सद्भाव के परिणत थे, यानी धर्म के आधार पर जो लड़ाइयाँ होती हैं उन लड़ाइयों को रोकने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए ये सांप्रदायिक सद्भाव है उनकी प्रेरणा देने वाली महापुरुष से हुए हैं, जिनमें गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं। गोगा जी 5 पीर माने जाते हैं। ये 5 पीरों में प्रश्न भी पूछते हैं इनमें से कि कौन सा पंचपीर नहीं है, तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, ये 5 पंचपीर माने गए हैं। तो 5 पीर में ये ध्यान में रखना है कि रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, मेहा जी हैं, हड़बू जी है, गोगा जी है। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ के चेले माने जाते हैं, उनसे प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी भादवर लागता की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना होती है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला है वो प्रसिद्ध है। तो गोगा जी हनुमानगढ़ और चूरू में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और अच्छे हर गांव में जहाँ जहाँ जांटी, जहाँ खेजड़ी है, वहाँ गोगा जी के जो मंदिर हैं, थान हैं, वो मिल जाते हैं। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इनका भी मेला है वो भादवे उतरता की 10वीं को पर्वतसर जो नागौर में है, वहाँ तेजाजी की स्मृति में बहुत बड़ा पशु मेला भी आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है, और किसान खेत में हल जोतते वक्त तेजाजी का तेजा गायन गाते हैं और तेजाजी की पूजा अर्चना करते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ से हर लाइन में प्रश्न है जो आरपीसी ने पूछे हैं। पाबूजी जो राठौड़ है उनको ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ जो रात्रि जागरण है वो किया जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। रात को जो इनका जो जागरण होता है उसमें बाबूजी के जीवन से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं उनका गायन किया जाता है। तो वो फड़ होती है उनकी। फड़ एक कपड़े के ऊपर चित्र बनाए होते हैं, और उन चित्रों के आधार पर जो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का चित्रण किया जाता है, और फिर उन्हीं के आधार पर जो रात्रि जागरण है वो लगाया जाता है।
रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष माने जाते थे। बहुत बड़ी कथाएं हैं, इनके दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। यानी सांप्रदायिक जो सद्भाव है सभी धर्मों का, उनके प्रेरणा देने वाला ये मेला और ये महापुरुष हैं देवता रामदेव जी। मुस्लिम समाज भी इनको राम सापीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में इनका जो विशाल मेला है वो लगता है भाद्रपद माह में। इनके अलावा भी मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी और हरभुज जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई, मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आरपीसी का पसंदीदा सवालों में से जो प्रश्न है उनमें से एक है। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम है मेड़ता में, वहाँ हुआ था, जो नागौर जिले में है। भक्तमयी मीराबाई का विवाह है मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश है, उसमें महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। भगवान कृष्ण की भक्ति में मीराबाई के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। यानी उनके पति हैं, उनकी मृत्यु हो गई, वे संसार से विरक्त हो गई। संसार में इनकी कोई विशेष ज़्यादा रुचि नहीं रही। वे अपना पूरा ध्यान भगवान कृष्ण की भक्ति में केंद्रित कर दिया उसने। सरल सहज भक्ति मीरा की विशेषता है रही है, जो उनके पदों में भी झलकती है। यानी मीराबाई बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुई है भगवान कृष्ण की। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका के अंदर भगवान की मूर्ति में ही समा गई थी मीराबाई। बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्त के रूप में पहचान है। दादू, दादू दयाल का जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में कोई एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा गांव है, वहाँ उन्होंने देह त्याग दी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया दादू दयाल जी का कि दादू दयाल जी की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा गांव में हुई। दादू दयाल जी ने अकबर से भेंट कहाँ की थी? तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी इनकी। ये भी बहुत अच्छे भक्त हुए हैं दादू दयाल जी। जाम्बोजी, जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय है, उसको शुरू करने वाले थे, उनके प्रवर्तक थे जाम्बोजी। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी की भाद्रपद कृष्णा यानी भादवा लागते की 8 को पीपासर नागौर गांव में इनका जन्म हुआ था जाम्बोजी का। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ ऐसा अगर पूछे तो नागौर। कब हुआ? तो भादवा लागते की 8 यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। विक्रम संवत कौन सी थी? 1508। जाम्बोजी के उपदेश पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर है वो पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो बहुत ही अच्छा अनुकरणीय प्रयास है। जसनाथ जी, जसनाथ जी, संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। उन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की थी और चमत्कारी योगी हुए थे जसनाथ जी। कतरियासर में इनका बहुत ही अच्छा मंदिर है और मेला भी लगता है कतरियासर बीकानेर में, और अग्नि नृत्य वगैरह है वो भी यहाँ प्रसिद्ध है। सरदानाथ जी, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई थी। यानी यहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने अपरिग्रह, समता, चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की थी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। तो सरदानाथ जी ये शेखावाटी के प्रसिद्ध संत थे। अब है कला, हस्तकला, यानी हाथ से कुछ अच्छी चीज़ें कलाकार के द्वारा बनाई जाती हैं तो वो हस्तकला कहलाती हैं। तो काष्ठ कला, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी को अच्छी तरीके से कलाकारी करके उसके अंदर विविध प्रकार की कलात्मक लकड़ी से वस्तु बनाई जाती हैं। तो राजस्थान की काष्ठ कला है वो एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र है वो तो चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी है। तो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र चित्तौड़गढ़ का बस्सी। लकड़ी के यहाँ बेवाण, कावड़े, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने हो चाहे कठपुतली हो, इनका निर्माण उदयपुर में प्रसिद्ध है। जेठाना एक डूंगरपुर है, उसमें लकड़ी की मूर्तियाँ, और शेखावाटी और बीकानेर का फर्नीचर
जो शादी विवाह में दहेज में देते हैं, वो फर्नीचर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शेखावाटी का, शेखावाटी में भी रामगढ़ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये काष्ठ कला है, लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाना अलग अलग, चाहे उसमें बेमाण हो, चाहे कावड़ हो, चाहे रंगाई छपाई का ठप्पे हो, चाहे खिलौने हो, चाहे कठपुतली हो, चाहे लकड़ी की मूर्तियां बनानी हो, चाहे इमारती जो हम कह सकते हैं जो गेट वगैरह लगाते हैं, जो हिंदुस्तानी भाषा में किवाड़ बोलते हैं, ये भी काष्ठ कला के जो खाती जिनको हम बढ़ई कहते हैं, वो कलाकार राजस्थान के हर गांव में मिल जाएंगे। जो यहाँ की हस्तकला है वो बहुत अच्छी है, काष्ठ कला, मूर्ति कला। और राजस्थान अपने संगमरमर जो पत्थर है, जो खनिज है राजस्थान में, जो बहुत अच्छे तरीके से वो प्रसिद्ध है। तो विभिन्न प्रकार के पत्थर यहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर मूर्तियों और पत्थरों पर बारीक नक्काशी, यानी मूर्तियों को तराश करके यहाँ का काम है वो कलाकार करते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा कहते हैं मिट्टी से मूर्तियाँ या विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार करने को टेराकोटा के नाम से जानते हैं। यानी मिट्टी है, मिट्टी से भी बहुत सारी मूर्तियां हैं या अलग अलग सजावटी उपयोगी वस्तु बनाते हैं। नाथद्वारा के समीप, यानी राजसमंद जिले में नाथद्वारा के समीप मोलेला एक गाँव है। इस काम के लिए, टेराकोटा के लिए मोलेला गाँव बहुत ही प्रसिद्ध है। अलवर और बाड़मेर में भी ये जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो टेराकोटा की वस्तुएं बहुत ज़्यादा निर्मित होती हैं। तो मोलेला गांव है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। और मोलेला कहाँ है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ भगवान श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है और श्रीनाथ जी के कारण ही नाथद्वारा प्रसिद्ध है। नाथद्वारा को सब जानते हैं, तो इसके पास में है वो मोलेला गाँव है, इसलिए मोलेला का परिचय वो नाथद्वारा के परिचय से करवाया जाता है। ब्लू पोटरी, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग का जो अंकन है, नीले रंग से चित्र के जाते, नीला यानी ब्लू, ब्लू को नीला, ब्लू अंग्रेजी शब्द है, तो नीला रंग है वो चीनी मिट्टी होती है। और चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन होते हैं, उन पर नीले रंग का चित्र बना देते हैं, तो उसको ब्लू पोटरी कहते हैं। इसके अलावा ब्लैक पोटरी, सुनहरी पोटरी, ये भी अलग अलग प्रसिद्ध है राजस्थान की। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने, सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। तो ये ब्लू पोटरी है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, बर्तनों पर कलाकारी चित्र बना देते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाओ और उसके ऊपर नीले रंग का चित्र बना दो, बस वो ब्लू पोटरी। लाख का काम, लखारा हर गांव के अंदर मिलते हैं और महिलाएं चूड़ियाँ बनाती हैं। महिलाओं की लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसे चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर इनको गूंथ लिया जाता है और उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं और जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। यानी महिलाएं जो चूड़ियाँ पहनती हैं उन्हीं में लाख की चूड़ियाँ हैं, वो प्रसिद्ध है राजस्थान की। हर शहर कस्बे में हमें लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कलाकार मिल जाते हैं। आभूषण, जड़ाऊ गहने होते हैं, उनके लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में विख्यात हैं। इन्हें सोनी है वो ज़्यादातर ये जड़ाऊ का काम है, आभूषण बनाने का काम है, वो करते हैं। मूल्यवान जो पत्थर हैं उनको तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की कलाकारी का काम या नक्काशी का काम है, वो थेवा कला कहलाती है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध है थेवा कला, और ये प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पित्तल और चांदी के आभूषण के लिए भी विख्यात है। तो आभूषण की है वो सोनी हर गांव में मिल जाते हैं, हर शहर सिटी में मिल जाते हैं और वहाँ ये आभूषण बनाते हैं। और राजस्थान आभूषण के मामले में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के आभूषण हैं वो विश्व के अलग अलग कोनों में निर्यात किए जाते हैं। तो कांच के ऊपर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला है। कपड़े पर छपाई, राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। अलग अलग प्रकार की छपाई राजस्थान में अलग अलग शहरों में बहुत प्रसिद्ध है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी, ये शहर ऐसे हैं जिनमें ये विशेष तौर से छपाई का काम होता है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है और इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के ठप्पों से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब अप्राकृतिक रंग उनका उपयोग होने लगा है। आजकल सिंथेटिक जो यानी जो बनाए हुए कलर हैं उनका उपयोग होने
लग गया है, मशीनों से सफाई होने लग गई है। पहले गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मींगनी, मेंगनी बोलते हैं मींगनी यहाँ की स्थानीय भाषा में, और सोडे का जो मिश्रण है, इन सबको घोल बना करके फिर इनके रंग का जो काम है वो किया जाता था। अब है कसीदाकारी, गोटाकारी। इन राजस्थान में अनेक स्थान है कपड़े पर कसीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः क्या होता है, पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं कपड़े के ऊपर। कई जगहों पर कपड़े को तरह तरह से काट कर कपड़े पर सील दिया जाता है, जिसे पेंच वर्क कहा जाता है। यानी रिपेयरिंग करना, कहाँ से अगर फट गया कपड़ा तो उसकी रिपेयरिंग करना, वो कसीदाकारी। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना है कि देश के राष्ट्रीय सांस्कृतिक अंग होते हैं भी राजस्थान की जो संस्कृति है, जीवन जीने का तरीका है यहाँ का, वो अपने अलग पहचान लिए हुए है, अपनी कुछ उसके अलग विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व है, त्यौहार हैं, मेले हैं, रीति रिवाज है आदि आकर्षक एवं मनमोहक है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। यानी बेजोड़ यहाँ की कला है। शब्दावली के अंदर हम देखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र को कहते हैं अंचल, लोक देवता, इन क्षेत्र विशेष में पूछे जाने वाले देवता। नक्काशी, नक्काशी क्या होती है, पत्थर हो चाहे धातु हो चाहे लकड़ी हो, इन पर खोद कर किए जाने वाला कलात्मक कार्य होता है, उसको नक्काशी बोलते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके हमने अध्ययन तो कर लिया है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, तो ये दोनों प्रश्न हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा बार आरपीसी के द्वारा पूछे गए हैं। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, तो करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूछा जाता है, तो पाबूजी। रिक्त स्थान है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन है, उस पर बलि पोल्ट्री वाला नीला रंग है, उसके अंकन से बलि पोल्ट्री का निर्माण होता है। तेजाजी ने खालिस्तान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपना वचन और गायों की रक्षा के लिए, अपनी गायों की जो रक्षा है उन, और अपने जो वचन, नाग को जो वचन दिया था, उन्होंने प्राणों बाजी लगा दी। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, यानी भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गण और गौर, गण शिव जी और गौर यानी पार्वती। पश्चिम राजस्थान की कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी राजस्थान की जो 4 बोलियां हैं वो इनका हमने अध्ययन किया था। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी, ये 4 राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां उनके उप बोलियां हैं, इनके हमने यहाँ नाम लिखने हैं। रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि रामदेवरा रुनिचा है, वहाँ पे जो मेला लगता है, मुसलमान और हिंदू सभी धर्मों के लोग यूँ कह सकते हैं, वो वहाँ पे पूछते हैं, इकट्ठे होते हैं, भाईचारे की भावना है वो उनमें आती है, एकता की भावना उनमें आती है। इसलिए उनको सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर भाईचारा बढ़ाने वाला माना जाता है। राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्योहारों को जानकारी दीजिए, तो यहाँ पे तीज, गणगौर जो अब हमने त्यौहार देखे थे, उन त्योहारों का यहाँ अध्ययन करके जो आए हैं उनको लिखना है। अब ये पाठ हमारा पूरा हो गया है और हम आपसे विदा लेते हैं।